नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। तो हम प्रायिकता की प्रश्नावली कर रहे हैं और लगभग उसके काफ़ी सारे प्रश्न कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम सिक्के और पासे पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो सिक्के पर और पासे पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम सिक्के और पासे पर आधारित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझेंगे, फिर उस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप देखते हैं इस प्रकार से सिक्के को जब टॉस किया जाता है या सिक्के को उछाला जाता है तो अपने देख सकते हैं कि उसमें दो उसके पहलू हैं, एक हेड होता है उसका, एक टेल्स होता है। तो यानी सिक्के को उछालने पर या तो जो है आप जानते हैं कि हेड आ सकता है जिसको हम एच से व्यक्त करेंगे, और या फिर टेल आ सकता है जिसको हम टी से व्यक्त करेंगे। तो इसके अपने देख सकते हैं कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के सवाल अपने से पूछे जाएंगे। या तो किसी सिक्के को एक बार टॉस किया जाता है, एक बार उछाला जाता है, या फिर दो बार उछाला जाता है, या तीन बार उछाला जाता है। इस प्रकार से तीन तक उछाल के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक उछाल के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से एक उछाल में परिणाम आते हैं, फिर दो उछाल में परिणाम कैसे आते हैं और तीन उछाल में परिणाम कैसे आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो एक सिक्का हमारे पास है। जब हम उसको उछालते हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इस प्रकार से दो परिणाम आ सकते हैं, एच या टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि एक सिक्के के उछाल में दो परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या दो हो जाती है। उसमें एक बार हेड हो सकता है और एक बार टेल हो सकता है। ठीक है, तो दो ही प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम सीखेंगे कि दो उछाल में कितने परिणाम प्राप्त होते हैं और क्या होते हैं, और तीन उछाल में कितने परिणाम प्राप्त होते हैं और वो क्या होते हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि चाहे एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो वो एक ही बात होती है। और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि तीन सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को तीन बार उछालें तो वो एक ही चीज़ होती है। तो अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सिक्का है, हम उछालते हैं उसको, तो आप इसको इस प्रकार से परिणाम लिखना सीखें। जैसे हमने एक सिक्के को जब एक बार उछाला तो हमें इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हुआ, एच और टी। तो इसी को लेकर के हम दो बार उछालेंगे तो आप इसको इसी प्रकार से दो बार बना दें यहाँ पर, यानी ये हेड और टेल, और फिर यहाँ पर क्या कर दें, हेड या टेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल परिणाम जो हमें क्या मिलेंगे वो हम यहाँ पर इसकी टेबल बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से लिखना सीखें। देखो पहला परिणाम क्या होगा, एच एच। तो यहाँ पर इसकी हम पूरी एक टेबल बना लेते हैं। पहला परिणाम हो गया एच एच। फिर देखिए दूसरा परिणाम यहाँ से इसको एच टी, तो दूसरा परिणाम हो गया एच टी। तीसरा परिणाम हो जाएगा टी एच, तो टी एच प्राप्त हो सकता है। और चौथा परिणाम प्राप्त हो गया टी टी। तो इस प्रकार से आप जो है इसकी टेबल बना सकते हैं। यानी कुल परिणाम आपको कितने मिल गए, चार परिणाम मिल गए। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, यानी एक सिक्के को दो बार उछालें या फिर जो है वो दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो हमें जो है वो ये चार परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं या तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उसकी टेबल भी हम इसी की सहायता से बनाएंगे। आप इस तरीके को सीख लीजिए। जैसे आप थोड़ा सा अपने जब सवाल करें तो आप ये तरीका वहाँ भी लगा सकते हैं, और ताकि आपको परिणामों में कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो कि क्या रह गए और क्या आ गए। तो आप जानते हैं कि देखो एक बार उछाला तो क्या आया, एच टी। फिर दूसरी बार उछालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर क्या लिख दो, एच और टी। इस प्रकार से एच और टी। अब हमें जब तीन बार उछालना है तो फिर क्या करें, इसके आगे ऐसे दो दो ब्रांच और शुरू कर दें। तो यहाँ पर हो गया एच, यहाँ पर हो गया टी। इसके भी दो ब्रांच कर दें आप, यहाँ पर हो गया एच और यहाँ पर हो गया टी। और इसकी भी आप क्या कर दें, दो ब्रांच कर दें, एच और टी। और इसकी भी दो ब्रांच कर दें, एच और टी। ठीक है, यानी पहले इसकी दो ब्रांच हुई, ये एच टी, फिर इसकी दो हुई और इसकी भी दो हुई। फिर आगे क्या करना, ये जो चार हो गए इनकी भी दो दो ब्रांच बना दो। अब आप परिणाम लिख सकते हैं। तो अब परिणाम हम लिखते हैं, इसको
जैसे हमने पहले यहाँ लिखा था एच 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 टी, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से शुरू करेंगे एच एच एच। तो पहला परिणाम प्राप्त क्या हो सकता है आपको, एच एच और एच, ठीक है। और दूसरा परिणाम देखो आप यहाँ से फिर आएंगे एच एच और यहाँ इस ब्रांच में जाएंगे, दूसरी ब्रांच में, ठीक है। तो ये बन गया एच एच टी। तो ये दूसरा परिणाम प्राप्त हुआ आपको एच एच टी, ठीक है। और फिर तीसरे परिणाम में आएंगे तो हम यहाँ पर आएंगे एच टी एच, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया एच टी एच। फिर देखो चौथे परिणाम हम यहाँ आएंगे एच टी एच, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टी लिख दिया, 1 मिनट रुको आप। तो यहाँ टी लिखना था, तो ये बन जाएगा आपके पास एच टी टी। तो देखिए ये परिणाम आपके पास हो गया एच टी टी, एच टी टी। तो देखिए एक बार दोबारा पहले आप यूं चलेंगे ये लाइन, तो एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच और फिर एच टी टी, इस प्रकार से ये चारों होंगे। अब हम आ जाएंगे इस दूसरी ब्रांच पर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब हम देखिए यहाँ से लिखेंगे ना, तो टी एच एच, ठीक है। तो ये परिणाम बन गया आपके पास टी एच एच। फिर आप यहाँ से देखिए टी एच टी, यानी पहले आप यहाँ से इस पर पहले ब्रांच पर गए फिर दूसरी पर, तो टी एच टी। तो ये बन गया आपका टी एच टी। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ आएंगे टी टी एच, ठीक है। तो ये बन गया आपका 7वां परिणाम टी टी एच। और फिर आप देखें यहाँ पर टी टी और टी, तो ये बन गया आपका 8वां और आखिरी परिणाम। तो इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ब्रांच इस प्रकार से आप बनाना शुरू कर दें। देखें पहले बनाएं 2, फिर इसकी भी बनाएं 2, फिर प्रत्येक के आगे 2 बनाएं। इस प्रकार यदि हमें 4 बार उछालना हो तो भी हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसके सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें आप एक तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं, यानी कुल परिणाम कितने आएंगे। तो किसी भी सिक्के की एक उछाल में 2 परिणाम आते हैं, तो जब एक बार उछालते हैं तो 2 की घात 1 बराबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और जब किसी के वो 2 बार उछालते हैं तो 2 बार उछालते हैं तो घात 2 कर 2, तो ये कितना बन गया आपके पास 4। और जब किसी सिक्के को आप 3 बार उछालेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाती है, 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आगे 8 परिणाम आएंगे ना इस प्रकार से। तो ये 8 परिणाम आपको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हमें कोई सवाल में, यानी छोटे किसी सवाल में उसके कोई परिणाम के सवाल तो आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप जानते हैं कि 4 बार कहे तो आप घात 4 कर दो, तब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से 4 बार उछालेंगे तो 16 परिणाम आएंगे, 5 बार उछालेंगे तो 32 परिणाम आएंगे। इस प्रकार से आप ये जो है वो परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इस प्रकार से, मैं समझता हूँ कि 1 उछाल में प्राप्त परिणाम, 2 उछाल में प्राप्त परिणाम और 3 उछाल में प्राप्त परिणामों की सारणी बनाना सीख गए होंगे। अब हम इन पर आधारित सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पासे को 2 बार उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं वो हम और सीखते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। तो बच्चों पासे को 1 बार उछालने के सवाल हम कर चुके हैं। तो पासे को 2 बार उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उसको पहले तो आप एक उछाल में, जैसे ये पासा आप देख रहे हैं, तो पासे पर आप जानते हैं कि 6 पृष्ठ होते हैं और उसके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर के 6 तक संख्या अंकित होती है। तो किसी भी पासे को 1 बार उछालेंगे तो उसमें जो परिणाम होते हैं 6 की घात 1। तो ये परिणाम 6 की घात 1 यानी 6 हो गया। और 2 बार उछालेंगे तो 6 की घात 2 यानी कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, 36। इस प्रकार से यदि किसी पासे को 3 बार उछाला जाए तो 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो आप 216 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, केवल 2 उछाल तक के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 36 परिणाम प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, आप इसको गौर से सुनिए कि आप कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है। किसी पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, यानी एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को 1 बार उछालो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 2 पासों को 1 बार उछालें तो भी यही परिणाम प्राप्त होते हैं। आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो इसका तरीका ये है कि देखो बच्चों, यहाँ पर 1 से 6 तक आप गिनती देख रहे हो,
1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तक गिनती लिखी है। यहाँ भी आप देखो 6 बार गिनती लिखी हुई है, यहाँ भी 6 बार गिनती लिखी हुई है 1 से 6 तक, यहाँ पर भी 1 से 6 तक, और यहाँ पर भी 1 से 6 तक, और यहाँ भी 1 से 6 तक। अब आपको क्या करना है कि 6 बार जो है वो 1 से 6 तक की गिनती लिख लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 बार हुआ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार और 6 बार। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 1 से 6 तक गिनती आप कितनी बार लिख लें? 6 बार लिख लें। फिर देखो पहली बार जब आपने लिखा है तो सबके साथ 1 1 लिख दें, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरी बार लिखा है उस सबके साथ 2 2 लिख दें। तीसरी बार लिखे उनके सबके साथ 3 3 लिख दें। और 4 बार लिखे हैं ना, चौथी बार लिखे उनके साथ सबके साथ 4 4, फिर सबके साथ 5 5 और फिर सबके साथ 6 6। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 6 6 के कितने परिणाम प्राप्त हो गए? 36 परिणाम आपको प्राप्त हो गए। अब इसमें से आप ये मान लें कि बहुत सैकड़ों प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जो भी यहाँ संख्या का समूह लिखा उसमें 2 संख्याएं, हर ग्रुप के अंदर 2 संख्याएं। तो इसमें योग से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, गुणा से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, अंतर से सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहे कि किसी पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, तो आप अंकों का योग 5 देख लें। यहाँ पर आप जैसे आप क्या करेंगे, किसी भी परिणाम को पहली पंक्ति में ढूंढें, फिर आप उसको दूसरी पंक्ति में ढूंढें, फिर तीसरी में। इस प्रकार से आप जो झिकझैक नहीं ढूंढेंगे, क्रम से ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 योग यहाँ पर आ रहा है। 1 + 4 कितना हो गया? 5 हो गया। फिर आप दूसरी पंक्ति में आएंगे तो 2 और 3 5 हो गया, यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हैं। फिर तीसरी पंक्ति में आएंगे तो ये हो गया, और चौथी पंक्ति में यहाँ पर हो गया, और इससे ज़्यादा जो योग बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 4 परिणाम प्राप्त हो गए जिनका योग कितना आता है? 5 आता है। इसी प्रकार योग जो निम्नतम योग कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, और अधिकतम योग कितना आ सकता है? 12 आ सकता है। 12 से ज़्यादा योग नहीं आ सकता। और इसी प्रकार से निम्नतम गुणा जो है वो कितना आ सकता है? निम्नतम गुणा आ सकता है 1, और यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और अधिकतम गुणा कितना आ सकता है? 36 आ सकता है। इसी प्रकार अंतर की बात करें तो निम्नतम अंतर जो है वो 0 आएगा, और अधिकतम अंतर जो है आप देख सकते हैं कि अधिकतम अंतर तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ सकता है अधिकतम अंतर। तो इस प्रकार से और भी आपसे पूछ सकते हैं कि अंकों का योग एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि 3 होती है, 2 होती है, 5 होती है। तो अंकों का योग यानी अंकों का योग जो है वो अभाज्य संख्या आने की, तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों पर, और ये सारणी बनानी आप और एक बार वीडियो को पलट कर सुनना ताकि ये सारणी बनानी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ जो 22वां सवाल आपको दिया है, इसमें की घटना में दोनों पासों की संख्याओं का योग। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, या फिर 2 पासों को 1 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम जो उनमें से ये सवाल हमें करना है। तो इसमें संख्याओं के योग की बात की आपसे, यहाँ पर देखिए। तो इसमें कहा है कि अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें से कुछ प्रश्न आपको करके बताता हूँ कि किस प्रकार से 1/36 आता है। तो आप देख सकते हैं कि अंकों का योग 2 जो है वो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार से फिर आप देखेंगे यहाँ पर 3 हो गया, तो निम्नतम योग 2 ही आता है। तो 2 योग 1 बार ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक पासे को 2 बार उछालने पर जो वो अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? तो अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गए आपको? ये 1 परिणाम प्राप्त हो गया आपको। तो इस प्रकार से इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी PE, नाम दें इसको अपने। तो अनुकूल परिणाम हुआ 1, और कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त होते हैं? यहाँ पर 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कुल परिणाम हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे 36। तो प्रायिकता होगी 1/36। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये जो आंसर निकाला हुआ है, इसी प्रकार से अंकों का योग 3। तो हम ऐसे सभी परिणामों को ढूंढेंगे जिनका जो है योग 3 आता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 + 2 3 यहाँ आ गया, और 2 + 1 3 यहाँ पर आ गया, और सभी योग ज़्यादा आएंगे। तो इस प्रकार से 2 परिणाम प्राप्त हो गए। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे
कि अंकों का योग 3 आने के अनुकूल परिणाम। तो अंकों का योग 3 आने के अनुकूल परिणाम प्राप्त कितने हुए आपको? यहाँ पर हमने देख लिए कि ऐसे 2 परिणाम हैं जिनका योग जो है वो कितना आता है, 3 आता है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसकी प्रायिकता PE बराबर हम लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम हो गए 36। तो इस प्रकार से 2 1 2 और 18 दूनी 36। तो इसकी प्रायिकता कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको? यहाँ पर 2/36 लिखें या फिर 1/18 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/36 बराबर कितनी हो जाएगी? 1/18। इसी प्रकार से अंकों का योग हम कितना देखेंगे? 4। तो जब अंकों का योग 4 देखेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया और 3 + 1। तो इस प्रकार से आप इसके अनुकूल परिणाम 3 हो गए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/36। और 3/36 को आप सरल करोगे तो 1/12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरी टेबल को आप जो है वो पूरा करेंगे। और लेकिन यहाँ पूरा लिख करके सवाल को करना है आपको, परीक्षा में सीधा इसमें आंसर नहीं भरना है, केवल हमें जो है पूरा लिखना है सवाल को। और फिर इसका दूसरा पार्ट आप देखो, इसमें पूछा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल परिणाम 11 प्राप्त होते हैं। तो ये 2 3 इस प्रकार से 12, तो ये यानी अंकों का योग पहले 2 आया फिर 3 आया तो 11 परिणाम। तो इस प्रायिकता जो है वो 1/11 है। तो क्या यह तर्क से आप सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि परिणाम तो हमें जो है कितने प्राप्त हुए? 36 प्राप्त हुए। तो इसमें जो है वो परिणाम पर ही हम सहमत नहीं है, क्योंकि परिणाम 11 थोड़ी, ये तो 2 योग आना, ये तो एक अपने आप में एक प्रायिकता की घटना हो गई कि 2 योग आना, 3 योग आना। ऐसे तो बहुत सारे बातें पूछी जा सकती है, गुणा में पूछ सकते हैं, अंतर में पूछ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये तो एक घटनाएं पूछी हमसे। परिणाम तो हमें कितने प्राप्त होते हैं? इस प्रकार से इस सारणी में आप गिन सकते हैं 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि कुल परिणाम 36 प्राप्त होते हैं और ये जो 11 हैं ये परिणाम नहीं है, ये तो घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 24वां सवाल आप यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ऐसे हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसको हम ढूंढने के लिए, चूंकि हर पंक्ति में इन चीज़ों को ढूंढेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, 5 आने वालों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसमें से, चूंकि 5 तो बहुत बार नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में 5 यहाँ पर आ रहा है और फिर 5 यहाँ पर आ रहा है दूसरी पंक्ति में, फिर तीसरी पंक्ति में 5 यहाँ पर आ रहा है और चौथी पंक्ति में यहाँ पर आ रहा है और 5वीं पंक्ति में तो आप देख सकते हैं 5 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। तो ये सभी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इनको, और छठी पंक्ति में यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल परिणाम कितने हैं जिनमें 5 आ रहा है, उनको हम क्या करेंगे, वो कुल परिणामों में से घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम यदि इनको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, या आप इस प्रकार से इनको राउंड कर लें, यानी 1 2 3 4 5 और 6। और फिर देखिए यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 और ये हो गया और ये 5। तो देखिए 6 यूँ आ रहे हैं और 5 ये हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 बार नहीं गिनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम एक बार जो है वो 5 जो है वो यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो इतनी इन परिणामों में 5 आ रहा है, इसका मतलब इसके बाद जो बच गए शेष परिणाम उनमें 5 नहीं आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पहली बात जो हमसे पूछी है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 किसी भी बार, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब है कि कम से कम एक बार आना चाहिए, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पर गिने 6 और फिर ये 7 8 9 10 और ये तो पहले गिन चुके हैं और ये हो गया 11। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता PE बराबर हो जाएगी, चूंकि 11 अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम कितने होते हैं 36। तो 11/36 यानी ये प्रायिकता होगी कम से कम 5 के एक बार आने की। इस प्रकार से किसी और अंक के बारे में पूछ सकते हैं,
अब हमने देखा कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, क्योंकि 5 11 बार आ रहा है। इसका मतलब 36 परिणामों में से हम 11 घटा देते हैं, तो इसका मतलब 25 बार परिणाम ऐसे होंगे जिनमें 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो इसकी प्रायिकता को हम लिख सकते हैं कि इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे 25 और कुल परिणाम होते हैं 36। इस प्रकार से 25/36। ठीक है, तो ये आप जो भी प्रश्न है उसको गौर से पढ़िए, फिर उन परिणामों को इस प्रकार से आप राउंड कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। आप जो भी पहचान बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बना लीजिए और फिर उनको गौर से काउंट कीजिए। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप हर पंक्ति में उस परिणाम को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे जिग जैग नहीं खींचेंगे खोजेंगे आप। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ एक सवाल और है हमारे सामने कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग 9 होगा। तो अब हम ऐसे परिणामों को ढूंढते हैं जिनमें अंकों का योग 9 हो। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हम चलेंगे तो यहाँ 2 आता है, 3 4 5 6, अधिकतम योग 7 आता है। फिर यहाँ पर 3, फिर 4 5, इनका योग 5 हो गया, 6 7 और यहाँ पर 8 आता है। यहाँ पर 4 5 6 7 8 और यहाँ पर पहली बार कितना आता है 9 आता है। तो एक तो ये परिणाम हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरे में देखिए यहाँ पर योग 5 आता है, यहाँ 6 7 8 और यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार से इस लाइन में यहाँ पर 9 आता है और इस पंक्ति में यहाँ पर 9 आता है। तो इस प्रकार से हमें कितने परिणाम प्राप्त हो गए 4 परिणाम प्राप्त हो गए जिनका योग कितना आता है 9 आता है। योग मतलब इनका जोड़ 9 आता है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4 योग है अनुकूल परिणाम, तो 4/36 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। फिर पूछा है कि अंकों का योग जो है वो 13 आने की प्रायिकता। तो हम देख सकते हैं कि अधिकतम योग कितना आ सकता है, केवल अधिकतम योग तो 12 ही आ सकता है, 6 + 6 12, तो 13 योग तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसे परिणाम 0 हो जाएंगे, तो इसकी प्रायिकता 0/36 यानी 0 हो जाएगी, असंभव प्रायिकता हो गई है। अंकों का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम हमें कितने प्राप्त हुए 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/36। तो इसको सरल करेंगे तो 4 1 4 और 9 चौके 36। तो ठीक है, तो इस प्रकार से 1/9 आ गई। फिर अंकों का योग चूंकि 13 आ ही नहीं सकता, तो ऐसे परिणाम 0 हो गए, तो अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 36, तो प्रायिकता होगी आपके पास 0। तो यह असंभव प्रायिकता हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो सिक्कों वाले सवाल, ये क्या पासों के जो एक पासे को 2 बार उछालने की सारणी बनाना सीखें, प्रश्न को गौर से पढ़ें और फिर ऐसे परिणामों को सारणी में ढूंढें और प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सिक्के वाले प्रश्नों पर। यहाँ जो हमें प्रश्न दिया गया इसमें कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और यहाँ कहा कि 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है। तो एक ही बात होती है, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को 1 बार उछालो। इसमें हमें ये पूछा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता पूछी है और यहाँ पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता पूछी है। तो ये दोनों बातें हम पहले जानने के लिए पहले परिणाम हम लिखते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप क्या करें, 2 बार उछाला गया तो आप इस प्रकार की एक ब्रांच बना लें। इसे पहले सिक्का लिखें, फिर पहले एच लिखें, 1 बार उछाला है तो यूं और 2 बार उछाला है तो इस प्रत्येक की 2 ब्रांच बना दें ऐसे आगे आप। तो यहाँ पर हो जाएगा एच और यहाँ पर भी एच टी, तो यहाँ पर भी टी लिखना है, पहले एच फिर टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये, यानी पहले एच टी फिर एच टी। अब ये 2 बार उछालेंगे, 1 बार उछाल की होती है, 2 बार उछाल की होती है, 3 बार होता आगे एक ब्रांच और बना देंगे। तो इस प्रकार से परिणाम जो प्राप्त होंगे आपको और वो क्या होंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए पहले एच हो गया, तो इसको सावधानी से लिखें आप, फिर एच टी, तो ये हो गया आपके पास एच टी। फिर देखिए यहाँ पर इसमें आते हैं टी एच, तो ये यहाँ पर हो गया टी एच, यानी ये यहाँ पर लिया मैंने, फिर यहाँ पर लास्ट में हो गया टी टी। तो ये इस प्रकार से 4 परिणाम हो गए ना। तो हम लिख सकते हैं कि कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हमारे सामने हो गए 4। अब हमसे जो बात पूछी है उसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो हमसे पहले पूछा है कि 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो हेड टेल होता है और चित्त पट होता है, इसका मतलब एच वाले जो होते हैं वो चित्त होते हैं। ठीक है, चित्त और पट। तो एच को क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं, और पट को कहते हैं टेल कहते हैं। तो यहाँ पर एच को हम क्या मानेंगे, चित्त। ठीक है, तो ये 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर पहली बात जो हमसे पूछी वो है कि 2 बार चित्त, तो 2 बार चित्त वाले परिणाम
तो 2 बार चित वाले परिणाम तो केवल एक ही है आपके पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बार चित केवल यहाँ पर आता है, नहीं सॉरी, ये तो हो गया आपके पास पट हो गया, इसको मैं तो 2 बार चित वाला परिणाम ये प्राप्त हो गया आपको यहाँ पर। तो ये आपके पास एच एच, तो ये एक ही अनुकूल परिणाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। तो 1 हो गया तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE आपके पास हो जाएगी 1 बटे और कुल परिणाम कितनी 4, तो 1/4 प्राप्त होगी। दूसरी बात हमसे पूछिए कि उछालने पर 2 बार उछालने पर, यानी ये जो हमने परिणाम बनाए उसमें से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता, यानी 1 से ज़्यादा पट नहीं आना चाहिए। तो T जो होता है वो पट होता है, ठीक है, ये पट होता है। तो अधिक से अधिक 1, यानी 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखो आप यहाँ पर 1 पट आ रहा है और यहाँ पर 1 पट आ रहा है, ऐसे 2 परिणाम है, ठीक है, जिनमें जो 1 T आ रहा है इसमें 2 आ रहे हैं, 2 वाला नहीं है, अधिक से अधिक। इस प्रकार से अधिक 1 पट आने के अनुकूल परिणाम आपके पास प्राप्त हो गए 2। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर 1 पट यहाँ पर आता है ये, और एक तो ऐसे 2 परिणाम हो गए, तो प्रायिकता होगी 2/4, यानी 1/2 आ गई। तो ये परिणाम लिखना सीखें, कुल परिणाम, और फिर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न गौर से पढ़ना है और फिर ऐसे परिणामों को छांट लें और फिर उसकी प्रायिकता आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर है 23वां प्रश्न कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर जो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो उसके हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यानी हारेगा कब, जब 3 चित या 3 पट नहीं आएंगे। तो हम ऐसे परिणामों को गिन लेंगे जिनमें 3 चित या 3 पट नहीं आते और फिर उसकी प्रायिकता को परिकलित करेंगे। तो पहले हम परिणाम लिखेंगे। तो परिणाम लिखने के लिए एक बार आपको फिर तरीका समझने का मौका मिल रहा है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम हम पहले लिखेंगे। तो परिणामों को लिखने के लिए आप क्या करें, पहले लिखें सिक्का, और फिर आप क्या करें, यहाँ पर इसकी 2 ब्रांच बना दें ऐसे HT, ठीक है। फिर 2 बार उछाल रहे हैं तो आप क्या करें, इसकी 2 ब्रांच और बना दें HT। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसको 2 बार उछाल दिया। अब इसकी 2 और बना देंगे, यानी पहला ये एक स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप। अब हम आगे तीसरे स्टेप। तो इस प्रकार से ये बन गया HT। फिर इसके भी इस प्रकार से 2 स्टेप बना दें तो ये HT। इसके भी आप क्या कर दें, 2 कर दें तो HT, और इसके भी 2 ब्रांच कर दें HT। तो देखो ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा, यानी 3 बार उछाल दिए इसको। अब आप इसके परिणाम जो है वो सावधानी पूर्वक लिख लें। तो मैं एक बार आपको तरीका फिर बताता हूँ कैसे लिखें। आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले ये जो आप देख रहे हैं HH, तो ऐसे आप करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। फिर आप यहाँ से करेंगे HH, इसको हमने ले लिया तो यहाँ HHT हो जाएगा। तो दूसरा परिणाम हो गया HHT। फिर हम आएंगे यहाँ पर, तो HT पहले H, तो HTH, और फिर हम आएंगे यहाँ पर HTT, ठीक है। तो ये परिणाम प्राप्त हो गया HTT। अब हम नीचे वाली इस ब्रांच को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से चलेंगे आप, यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा THT, ये जो रो है ना ऊपर वाली, तो ये हो गया THT। फिर हम आएंगे TH, नहीं यहाँ पर THH है, ये THH था यहाँ पर, ये ना THH, फिर है THT, तो इसका नेक्स्ट होगा THT। और फिर इसके बाद हम देखेंगे ये वाला TTH, ठीक है। तो ये यहाँ पर TTH, यानी यहाँ से लिया TTH, फिर TTT आखिरी वाला ये। तो इस प्रकार से कुल परिणाम कितने प्राप्त हो गए आपको, 8 परिणाम प्राप्त हो गए। तो कुल परिणाम हम लिख लेंगे यहाँ, कुल परिणाम आपको मिले 8, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 3 बार चित और 3 बार पट नहीं आने पर वो हारता है।
तो पहले तो हम देखते हैं कि 3 बार चित्त देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और 3 बार पट यहाँ पर है। इसका मतलब ऐसे 2 ही परिणाम है जिनमें 3 बार चित्त या 3 बार पट आते हैं। तो शेष परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 बार चित्त या पट नहीं आने के अनुकूल परिणाम जो मैंने लाल से जो अंडरलाइन कर रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम प्राप्त हुए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। तो अतः हनीफ के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/8 यानी 3/4। और यदि जीतने की पूछे तो जीतता कब है? जब 3 चित्त आते हैं या 3 पट आते हैं, तो तब हो जाती 2/8 यानी 1/4 हो जाती है उसके जीतने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से आप एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ये जो आप इस प्रकार से लिख करके आराम से परिणाम लिख सकते हैं। और ये परिणाम जब इसको रटने की बजाय आप इस तरीके से लिखना सीखें और प्रश्न में परीक्षा में भी आप ऐसा बना सकते हैं, अपनी कॉपी में बनाएं इसको और सीखें ताकि ये सवाल आपको आसानी सीखने में आ सके। अब मैं कुछ प्रश्न आपको और बताता हूँ जिनको आप इस प्रकार से परिकलित करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तो एक यहाँ पर ये प्रश्न आपके पास है कि कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा सत्य, ये बताना आपको कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त 2 पट, 1 बार प्रत्येक 1 बार। तो इस प्रकार प्रत्येक परिणाम 1 की प्रायिकता 1/3 होगी। तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 2 सिक्कों को 1 बार उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 बार तो चित्त आता है, 1 बार चित्त या पट आता है, 1 बार पट या चित्त आता है और 2 बार जो है वो क्या आता है? पट आता है। इस प्रकार 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसने केवल प्रत्येक को 1 बार काउंट किया, जबकि यहाँ पर ये कितने आ रहे हैं? 2 बार आते हैं। तो इसकी प्रायिकता जो है वो 1/3 नहीं होकर के, और वैसे इसकी प्रायिकता 1/4 होगी, इसकी 1/4 होगी, जबकि इनकी प्रायिकता 2/4 होगी, क्योंकि ये 1 बार आते हैं यहाँ पर। तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पासे को फेंका जाता है, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या आता है। विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है? 1/2 होती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि एक पासे को जब आप 1 बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 आ सकते हैं। तो 6 परिणाम आ सकते हैं। उसमें जब वो सम या विषम देखें तो आप देख सकते हैं कि जब विषम की बात करेंगे तो 1 विषम होगी, 3 विषम होगी, 5 होगी, तो 3 विषम संख्याएं आ सकती है। कुल परिणाम 6। तो ये प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2 होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर सम की बात करें तो 2 सम हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो इसके भी अनुकूल परिणाम 3 हो गए। तो ये भी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2 आएगी। तो ये जो कथन है वो आपके पास सत्य है। ठीक है, इसको भी प्रश्न को आप पूरा करें लिख करके। इसके ऐसे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ पहले। यहाँ एक प्रश्न और दिया गया हमें कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न करने के लिए पहले तो चूंकि एक सिक्के को 3 बार उछालने के परिणाम हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर लिखना सिखा रहा हूँ। तो आप इसको एक बार फिर फटाफट देख लीजिए। जैसे आप सबसे पहले लिखें सिक्का और फिर इसकी जो है वो 2 ब्रांच बना लें इस प्रकार से। ये हो गया आपको SHT। फिर चूंकि 3 बार उछाल रहे हैं तो 1 बार हो गया और ये इस प्रकार से हो गया 2 बार। ठीक है, ये हो गया 2 बार, दूसरी उछाल हो गई। और फिर अब हम इसको कर रहे हैं तीसरी बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और फिर इसके 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। तो ये HT, फिर HT और HT और फिर HT। इस प्रकार से देखो, ये पहली उछाल हो जाती है और ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। ठीक है, इसके परिणाम जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ से इस प्रकार से लिखे। देखिए पहले ये H, H और H। ठीक है, तो ये बनता है H, H, H। फिर देखिए ये H, H, T। ठीक है, मैं अब लिख रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए H, H, T। और फिर देखिए H, T, H। ठीक है, तो ये हो गया H, T, H। और फिर आप देख सकते हैं कि H और T और T। ठीक है, तो ये हो गया H, T, T। और ये 4 परिणाम हो गए। फिर इस प्रकार हम यहाँ पर आएंगे तो T, H, H। तो ये बनता है T, H, H।
फिर देखिए THT आ गई, ठीक है, इसमें आगे तो THT हो गया। फिर देखिए हो गया TT और ये वाला H, तो ये हो गया TT और H। फिर आप देख सकते हैं कि ये आखिरी वाला TT और T। तो इस प्रकार से ये आपको पता है कि 8 परिणाम बनते हैं। और फिर हमसे जो बात पूछी गई वो ये एकांतरतः। तो बच्चों एकांतरता का मतलब होता है कि एक छोड़कर एक, 2 कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, 2 या 3 कंटिन्यू नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 कंटिन्यू, यहाँ 2 कंटिन्यू, यहाँ भी कोई भी कंटिन्यू, ये एकांतरता हो गया। तो एक परिणाम ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये जो है वो। और फिर देखिए यहाँ पर 2 कंटिन्यू है, यहाँ पर भी 2 कंटिन्यू है, एक ये हो गया आपके पास। तो यहाँ भी 2 T कंटिन्यू है, यहाँ पर 3 T। तो 2 परिणाम ऐसे हैं जिनमें एकांतरता चित्त या पट आता है। तो इसकी प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 2/8, यानी 1/4 हो जाएगी। इस प्रकार से आप पूरा सवाल करें। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सवाल आज जो हमने किए सिक्कों और पासों वाले, वो आपको समझ में आए होंगे और इनको और गौर से करें आप। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। और ठीक है, किसी नई एक्सरसाइज के साथ हम अब मिलेंगे। और वैसे मैंने जो ऑनलाइन आपको लगभग एक 4थी प्रश्नावली नहीं कराई है, और इसके बाद एक 7वीं बचती है, 8वीं बचती है और 9वीं बचती है, और एक जो रचना वाली प्रश्नावली है शायद 10वीं या 11वीं है। तो 10वीं भी नहीं की अपने और 11वीं भी नहीं की है। तो ये रचना वाले सवाल है, और बाकी इनमें से किसी एक प्रश्नावली को अपने शुरू करेंगे। तो क्योंकि इनमें जो है वो ये त्रिकोणमिति की 2 प्रश्नावलियाँ हैं, इसमें एक निर्देशांक ज्यामिति है और एक ये प्रूव करने वाले सवाल हैं। तो हम देखते हैं इनमें से त्रिकोणमिति शुरू करते हैं पहले। तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, उस पर कमेंट किया करें, और जितनी प्रश्नावलियाँ हो चुकी है उनकी वीडियो बार बार देखें, आप उनको अपनी कॉपी में नोट करें सवाल और रिवीजन करें। और जब भी आप सवाल जो है वो कुछ दिन हो जाएं तो वीडियो दोबारा देखा करें, ताकि आपको जो है वो सवाल पुनः स्मरण हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।